नमस्कार, मैं इंदु मिश्र अग्रसर मंच नमस्कार। से आप में उपस्थित हुई हूँ। आप सब दर्शक बंधु का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही जुड़े भी हमारे अतिथियों का भी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज का जैसा कि हमारा विषय ही है राजनीति विमर्श का गिरता स्तर। तो आप किसी भी दल से हों, किसी भी राजनीति का समर्थन आप करते हैं, तो आप इस चीज़ से ताल्लुक़ रखेंगे कि पिछले 1 दशक से जो राजनीति में ह्रास हुआ है, उसके स्तर में जो गिरावट देखी गई है, वो उस चीज़ को हम लोग कहाँ तक ले जाएँगे, कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमने इसीलिए मैंने ये आज विषय चुना है कि राजनीति में गिरता स्तर। तो जैसा कि कुछ मुझे लगता है कि अभी जो मैं देखती हूँ उसमें ये लगता है कि जैसे कुछ नेताओं ने ठान लिया, राजनेताओं ने, कि मैं जितना अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करूँगा, जितनी मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करूँगा, शायद मुझे उतना ही ऊँचा पद और मुझे उतनी ही ऊँची कुर्सी मिलेगी। तो इस कारण से वो इस तरह की बातें खुले मंच पे करते हैं और रखते हैं ना। वो हमारे माँ बहनों को देखते हैं, ना किसी को देखते हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। तो बहुत दुख होता है कि हमारे बीच इतने बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हमने देखे हैं और उनकी भाषाओं को आज तुलना करते हैं तो लगता है कि बहुत ओछी सोच लोग लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अपने अतिथियों का मैं परिचय करवाऊँ। तो आज के हमारे पहले अतिथि हैं त्रिलोक कौशिक जी। तो ये हरियाणा की मिट्टी में पले बढ़े हैं और हिंदी भाषा के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। और आप एक प्रख्यात कवि, समालोचक, साहित्यकार हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज किरोड़ीमल से पढ़ाई की। लगभग 10-11 पुस्तकों के अतिरिक्त 55 से अधिक भाषा व शिक्षा संसार से जुड़ी पुस्तकें हैं, जिनका आप लेखक और संपादक हैं। पूरे देश भर में 700 से अधिक कार्यशालाओं में बतौर विषय विशेषज्ञ भागीदारी की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चेतना से जुड़े समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयों पर आप जमकर लिखते हुए बोलते हैं। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार इंदु जी, प्रणाम। हमारे अतिथि हैं श्री पारिजात सिन्हा जी। श्री सिन्हा कॉर्पोरेट एवं बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हैं। आपने देश विदेश कंपनियों में उच्च पदों पर जैसे सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, कंट्री हेड, डायरेक्टर तथा मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड आदि पर काम किया। वर्तमान में आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई स्थित एक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में डायरेक्टर हैं। साथ ही कई कंपनियों को कंसल्टेंसी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक विधि विशेषज्ञ भी हैं। सिविल तथा क्रिमिनल मामलों में कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आप राजनीतिक मुद्दों पे जमकर आप भी बोलते हैं और आप भी सामाजिक सामयिक विषयों पे अपनी राय रखते हैं। आपका भी अग्रसर के मंच पे बहुत स्वागत। तो आज हमारे जो एक और अतिथि हैं दीपक कोचकवे जी, वो बीच में जुड़ेंगे। अभी वो किसी और जगह पैनलिस्ट में है, वो किसी चैनल पे, तो उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर में। तो जैसा कि आज का हमारा विषय ही है कि राजनीति पर गिरता स्तर, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले कि कौशिक जी इस पे अपनी राय रखें। सिन्हा जी, इंदु जी, आप दोनों को नमन। असल में आपने जो सवाल रखा है ये विचारणीय तो है ही, बहस के लिए भी खुला है। वैसा समय नहीं रहा जैसा नेहरू जी के समय था, तब तो मैं मुश्किल से 6-7 साल का बच्चा था, पर देखा था कि राजनीतिज्ञों का आना गांव में, सड़कों पर, स्कूलों में
दुर्घटना की तरह से नहीं लिया जाता था। एक सुखद एहसास जनमन में होता था। राजनेता को देखकर भय उत्पन्न नहीं होता था। अब तो दिक्कत ये आ गई कि बेशक हम उन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोग हों, लेकिन जब उनका कारवां आता है, जिस दड़दड़ाहट के साथ, जिस दंदनाहट के साथ एक तरह का आतंक शांति से बैठे मनुष्य के भीतर पैदा होता है, जितनी दहशत राजनीति से जुड़े विशेषकर ऊपर जो लोग बैठे उन्होंने पैदा की है अपनी उपस्थिति से, उतनी किसी और समाज ने, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, विज्ञान से जुड़ा हो, वो दहशत के विषय नहीं है। जबकि राजनीति में दहशत पैदा करने का जो मादा है वो भरपूर आ गया। कैसे आ गया, क्यों आ गया, ये किसी से छिपा नहीं है। एक जमाना था जब हमारे गांव के आसपास यानी 10, 15, 20 गांव में सरपंच तक के चुनाव में केवल जिन्हें आप 10 नंबर ही कह सकते हैं वे खड़े हो जाते थे, और उनके बरक्स कोई अच्छा भला आदमी या औरत अगर खड़ी हो गई तो उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते थे। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, इसमें कहीं कमी आ गई और कहीं बढ़ चला है। तो ये हमारी राजनीति का स्तर है। दूसरा जो मुद्दा मेन आप उठा रहे हैं कि बोलने में जिस तरह की निर्बाधता आ गई है, अबे जैसे शब्दों का इस्तेमाल भीड़ के प्रति अगर एक राजनीतिज्ञ करता है या करते हैं तो ये हमारे लिए चिंता की नहीं, शर्म की बात भी है कि हम ऐसे ऐसे महानुभावों को अपने सर पर ढोने को विवश हैं। और जब तुलना करते हैं हम राजनीति में, मैं जो सोचने समझने वाले जितने भी लोग हैं वे किसी एक दल की तरफ बह करके नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें हर दल में तरह तरह की सोच के लोग, तरह तरह के चरित्र के लोग, तरह तरह की भाषा के लोग मिल जाएंगे। हमने अटल जी को भी देखा है, जिनकी भाषा पर पूरा छान लीजिए उनके कहे हुए को, जहां भी वो बोले कोई उंगली नहीं टिका सकता। तो सोचिए, जबकि मेरा परिवार बहुत लंबे समय तक नेहरू जी की जो सोच के लोग रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि बोलने में जितने अच्छे वक्ता, मर्यादित भाषा में बात करने वाले जितने अटल जी रहे, आकर्षण जिनकी वाणी में रहा, वो दुर्लभ है। लेकिन अब हम अटल जी को लौटा कर नहीं ला सकते। अब जब बोल रहे हैं लोग दूसरों को लेकर के बड़ी सभाओं में, उस पार्टी की विधवा, मैं सीधे बात कर रहा हूं, नाम लेने को कहेंगे तो चैनल के लिए परेशानियां आती हैं, मेरे लिए नहीं आती क्योंकि मैं तो रोज, है ना, हाँ, नाम किसी का नहीं ले रहे, लेकिन ये जो लहजा है, ये लहजा इस देश के लिए शर्मनाक है। और ये लहजा, इस लहजे का हम हर रोज सामना कर रहे हैं। अखबार बताते हैं, देखो आज इसने ये बोला, बड़े चैनल चाहे बताने की हिम्मत न करें या ऐसा गलत बोलने वालों की हिमायत पर आमादा रहें, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो क्लिप्स दिखाते हैं कि देखो कितनी अच्छी वाणी से हमारा सामना हो रहा है। तो ये चिंता जो आप कर रहे हैं, समाज इस तरफ ध्यान दे रहा है, वो खुलकर नहीं बोल रहा। आपकी प्रशंसा, आपके चैनल की प्रशंसा इसमें है कि उसने विचार के लिए, बहस के लिए, बात रखने के लिए इस ज्वलंत विषय को उठाया है। मैं चाहूंगा निवेदन भर कि सिन्हा जी, क्योंकि ये तो बहुत तरह की चीजों से, पेचीदा चीजों से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, तो आप उनसे आग्रह करें। मुझे तो पता है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो हम जैसे लोगों से और बेहतर। तो मैं आग्रह करती हूँ कि इस पे अपनी राय रखें। नमस्कार, धन्यवाद कौशिक साहब।
and Indu ji for a very generous introduction of me. देखिए, ये जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विषय है कि राजनीतिक विमर्श, दैट इज पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो बातचीत होती है राजनीति के बारे में, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें हमको दोनों चीज़ों को देखना होगा। एक तो ये कि जो राजनीतिज्ञ जो बात करते हैं, जो विमर्श करते हैं, एक वो भी आ जाएगा, और दूसरा समाज में जो राजनीतिज्ञ नहीं है, जो आम जनता है, उनके बीच जो विमर्श होता है राजनीति को लेकर, हम उसे भी एक तरीके से राजनीतिक विमर्श की संज्ञा दे सकते हैं। तो दोनों ही में जो गिरावट देखने को मिलती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके कई सारे पहलू हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि पहला तो पहलू ये है कि हम इस राजनीतिक विमर्श का जो गिरता स्तर, उसको कैसे डिफाइन करें, उसको कैसे परिभाषित करें कि ये क्या है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम 47 से लेके आज तक को देखें, तो इस पूरे राजनीतिक विमर्श के कई फेजेस रहे हैं। मुख्यतः जहां तक मैं समझता हूँ कि 4 इसके स्टेजेस रहे हैं। 47 से लेकर 67 तक का एक फेज रहा, 67 से 90 तक का एक ही फेज रहा, 90 से 2010-11 तक का एक फेज रहा, उसके बाद से फिर एक दूसरा फेज चालू हो गया। उन चारों फेजों पे हम चर्चा करेंगे। एक जो तीसरी चीज है कि अगर ये गिरावट आई है, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या कारण है कि ये चीजें जो है गिरती चली गई हैं। चौथा है कि इसका क्या रास्ता है कि एक बार फिर से ये चीजें जो है वो ट्रैक पे आ जाए। तो जो पहली चीज है कि हम इसको कैसे परिभाषित करें, या ये जो गिरता विमर्श है वो क्या है, तो मैं समझता हूँ कि इसको हम इसमें 2 इसके भाग किए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि जिसको हम कहते हैं लिंगुअल स्टैंडर्ड, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो भाषाई स्तर है, हम वो गिरता गया। और दूसरे को हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरासिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो तथ्यात्मक स्टैंडर्ड है, कि हम जब चर्चा विमर्श करते हैं तो उसमें अब जो बातें बोली जाती हैं उसमें तथ्य नहीं रहते हैं, या तो बिल्कुल ही तथ्य नहीं होते हैं, जिसको अटर लाइज कह सकते हैं, या फिर वो हाफ ट्रूथ हो सकता है, अर्ध सत्य हो सकता है। आप किसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में से अगर कोई एक सेंटेंस निकाल कर आप उसको प्रस्तुत कर दें, तो उसका आप कई अलग अलग तरीके के उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं और आप उसको बता सकते हैं। आप किसी जनता के पास समय नहीं होता है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट देखे। अगर आप गांधी जी के, जैसे मेरी अभी 2-4 दिन पहले किसी चर्चा हो रही थी, वो गांधी जी के बारे में थोड़ा बड़ा ही कुछ इस तरीके की कुछ चीजें निकाल कर मैंने कहा, देखिए गांधी जी ने जो इतनी सारी उनके जो उन्होंने कहा है, जो लिखा है, जो लेख हैं, वो हजारों पन्ने में है। वो जब तक कोई वो व्यक्ति पूरा नहीं पढ़ता है, आप उस लाखों हजारों पन्नों में से उनकी जो किताबें हैं उसमें से कोई एक सेंटेंस अगर निकाल कर सामने प्रस्तुत करें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि गांधी की हत्या नाथूराम ने नहीं की थी, गांधी ने नाथूराम की हत्या की थी। आप कुछ भी बता सकते हैं अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप निकाल देते। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स दोनों तरीके की चीजें हो गई। एक जो भाषाई स्तर है वो हो गया, दूसरा कितना आप फैक्ट्स बता रहे हैं, या कितना डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बता रहे हैं, या कितना कॉन्कॉक्टेड स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, हाफ ट्रूथ जो है वो लाइज है, वो चीजें। अब एग्जांपल देखिए आप, अगर इसका उदाहरण हम देखते हैं, तो कौशिक साहब के ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि चैनल को आज के जमाने में बड़ा मतलब मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो जो भाषाई स्तर है उसका तो उदाहरण देना उचित भी नहीं है। आज के पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जिस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसे शायद अब हम यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकें, और वो दोहराने लायक है भी नहीं। अब अगर हम जो तथ्यात्मक जो स्टैंडर्ड गिरता चला गया, अगर उसकी बात करें, लैंग्वेज वाली तो बात बिल्कुल ही है, वो तो सुनने और कहने लायक नहीं है। जो दूसरी बात है, तो उसमें आप देखिए, जैसे कि हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि किसी एक विशेष दल ने दूसरे दल के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसको लेकर कई सारी बातें कही। अगर आप उस दल के मैनिफेस्टो को पूरा पढ़ लें, तो वो सारी बातें उसमें बिल्कुल है ही नहीं। तो ये एक बिल्कुल ही एक तथ्यात्मक रूप से जो असत्य बातें कही गई, ये भी हमारे पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स के स्टैंडर्ड को गिरता हुआ दिखाता है, जो सेकंड कैटेगरी है वेरासिटी वाली। कई सारे हाफ ट्रूथ कहे जाते हैं इसमें, और अच्छे बड़े बड़े नेता कहते हैं, जो जैसे कि किसी जमाने में किसी पुराने प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था, अगर आप वो पूरा पैराग्राफ देखें, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके कहने का मतलब बिल्कुल अच्छा था, वो बिल्कुल राष्ट्रहित में था, समाज के सभी वर्गों के लिए वो बात कही गई थी। लेकिन अगर आप उसमें से एक सेंटेंस उठा तो बोल दें और पहले का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखें, तो दिस बिकम्स हाफ ट्रूथ।
तो ये चीज भी जो है काफी बुरी है। बिल्कुल, मतलब बेसिकली हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही खराब चीज है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक जब व्यक्ति जब वोट देने जाता है तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन उसको लेना चाहिए। अब जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? ये जो राजनेता जो बातें कहते हैं, और मीडिया उस चीज को, मीडिया का भी अपना रोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मीडिया भी सिंपली एक प्लेटफॉर्म हो गई है जो उनकी बातों को एम्पलीफाई कर देती है, उसमें कहीं वो कुछ इन्वेस्टिगेट करती नहीं है। तो इस तरीके से जो अर्धसत्य कहे जाते हैं, उससे जो है हमारी डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि तब जो वोटर्स होता है वो इमोशंस पे बेस होकर वोटिंग शुरू कर देता है, बहकावे में आ जाता है। और वैसे भी आज के दौर में जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी एक सिटीजन को, आई मीन नो सिटीजन शुड फॉल इन लव विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं थॉमस हॉब्स जो थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो लास्की थे, उनकी जो थ्योरी है उसमें विश्वास करता हूँ कि ये सिंपल जो सरकार होती है, सरकार और जो जनता है उसके बीच में एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जनता ने जो अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा जो है सरकार को सौंप दिया कि रात के 12 बजे मैं सड़क पे बिल्कुल शोर करते हुए कुछ माइक नहीं बजा सकता हूँ, ये मेरी आज़ादी थी, लेकिन मैंने इस आज़ादी को छोड़ दिया, सरकार को दे दिया। क्यों? क्योंकि सरकार इसके बदले में कुछ करेगी, हमारे लिए कुछ करेगी, समाज के लिए कुछ करेगी। तो हमको किसी सरकार के साथ प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ जाना होता है जनता को। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, हम दुकानदार से जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो प्रोडक्ट खराब हो फिर भी हम उस दुकानदार की से इसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम उस प्रोडक्ट के बेसिस पर दुकानदार से कहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो वैसा ही बिल्कुल सरकार के साथ होना चाहिए हमको कि सरकार का ये जो एक्शन है, जो सरकार की जो चीजें हैं, ये जो नीतियां हैं, वो सही हैं या नहीं है। लेकिन अब वो बिल्कुल उल्टा गया है। हम जो जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मतलब दे हैव फॉलन इन लव विद द पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब जो इसमें एक तो हो गया कि बिल्कुल झूठ बोल देना, दूसरा हो गया कि हाफ ट्रूथ बोल देना, कॉन्टेक्स्ट में कहीं निकाल लेना, तीसरा होता है कि एक बहुत ही गहरी चीज होती है कि उसको बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो भी नहीं समझ पाते हैं कि इसमें बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हटाकर या बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। एक आपको एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। हाल ही में मैंने देखा कि किसी एक बहुत बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि जब भारत ने इजराइल को 1950 में ही 48 या 50 में उसने इजराइल को जब मान्यता दे दी थी, तो फिर उसके बाद लगभग 45 साल क्यों लग गए, 1992 में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, अपनी एम्बेसी खोली वगैरह वगैरह जो चीजें हैं। इसका कारण उन्होंने ये बताया, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक। उन्होंने इसका कारण ये बताया कि क्योंकि इसके पहले की जो सरकारें थीं वो अल्पसंख्यक समुदाय को, जो कि इजराइल का जो के अगेंस्ट उनके सेंटिमेंट्स थे, तो अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा किया गया। जबकि ये बात जो है, अब ये बात ऐसी है कि इसको पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत आसानी से नहीं समझ पाएगा, इसको स्वीकार कर लेगा। जबकि सच ये है कि अगर आप इसको गहराई से देखें तो आप देखेंगे कि अब जैसे कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि चाइना में तो वो अल्पसंख्यक समुदाय नहीं था उतना बड़ा, तो फिर चाइना ने क्यों 92 तक वेट किया? कई सारे अफ्रीका के देश थे जहां पर ये अल्पसंख्यक समुदाय नहीं थे, जिसकी यहाँ पर चर्चा होती है, मैं नाम नहीं लूंगा। अफ्रीका के कई सारे देश थे जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं था ये वाला, पर फिर भी क्यों 1973 में इजराइल अरब का जो वॉर हुआ उसके बाद ये सारे जो अफ्रीका के देश थे उन्होंने इजराइल से अपना संबंध खराब कर लिया। तीसरा सवाल पैदा होता है कि आज की तारीख में हमारी सरकार सऊदी अरबिया के साथ अपने संबंध काफी बढ़ा रही है, क्या कारण है इसका? आई मीन डिस्पाइट कि सऊदी अरबिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ पर्टिकुलर इस्लामिक कंट्री। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जियोपॉलिटिक्स हमको विवश करता है कि हम ऐसी चीजें करें। जिस तरीके से आज जियोपॉलिटिक्स विवश कर रहा है कि हम सऊदी अरबिया के साथ में संबंध प्रगाढ़ करें, उसी वक्त वो भी दौर था। आजादी के बाद भारत किसी अमेरिका के गुट में नहीं जा सकता था, वो अमेरिका को लीड नहीं कर सकता था, रशिया को लीड नहीं कर सकता था। भारत ने देखा कि जो भी नए आजाद हुए हैं, जो कॉलोनी से अलग हुए हैं, ब्रिटिश कॉलोनी से, वो तमाम जो देश हैं भारत उनकी अगुवाई कर सकता है एक सिद्धांतों के आधार पर। तो पूरे विश्व में भारत का एक स्थान हो सकता है, जो भारत का हुआ भी, डॉन अलाइन मूवमेंट जो हुआ। अब इसमें वो जितने भी सारे देश थे, वो सारे देश ऐसे थे जिनका जो सेंटिमेंट था वो इजराइल और फिलिस्तीन में वो सेंटिमेंट जो था वो आपको इजराइल के अगेंस्ट था।
तो भारत को ये जो लीडरशिप की जो जरूरत थी उस वक्त एक तीसरे धड़े को लीड करने की, ये नहीं संभव हो पाती, तो उनके साथ कन्फर्मिटी के लिए भारत को ये करना पड़ा। इट वॉज अ जियोपॉलिटिकल रीजन। दूसरा था कि भारत उस वक्त डेवलप कर रहा था, भारत को क्रूड ऑयल की बहुत ही सख्त आवश्यकता थी, आज भी है, लेकिन उस समय भारत बिल्कुल नया नया था, दूसरे सोर्सेस थे नहीं, ये सारे के सारे अरब वर्ल्ड से आते थे। तो ये भी आवश्यक था कि हम पूरी अरब वर्ल्ड है उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल करें। तो और 1992 में जब ओस्लो अकॉर्ड होने लगा तो उस वक्त ये रास्ता खुल गया, तब भारत ने तुरंत स्थापित कर लिया। तो इसके पूरा जो कारण है कि भारत ने क्यों 1992 तक प्रतीक्षा की इस चीज की, ये बिल्कुल जियोपॉलिटिकल कारण है। इसका कोई कारण नहीं है कि हम किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए पिछली सरकार ने ऐसा किया, लेकिन किसी राजनीति में किसी जिम्मेदार बड़े जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से बयान देता है तो ये बड़ा दुखद है, बड़ा ही बहुत ही शर्मनाक चीज है ये। तो ये उदाहरण है कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टैंडर्ड गिरता चला गया है। भाषा की स्टैंडर्ड तो गिर ही गई है, उसकी बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पे दोहराना भी उचित नहीं है। तो ये हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं। अब जब राजनीतिक अपने डिस्कोर्स में इतना नीचे गिर जाएंगे, मीडिया जो है उन्हीं चीजों को एम्पलीफाई करेगी। मीडिया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पीआर कंपनी बन जाएगी, उनको प्रचार करने वाली कंपनी बन जाएगी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्यतः जो मीडिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो समाज में जो डिस्कोर्स होगा राजनीति पर, वो भी वैसा ही होने लगेगा। और भी कई सारे कारण इसके, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब मैं सिर्फ इसके फेजेस की चर्चा कर दूं, उसके बाद फिर मैं कौशिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि 47 के बाद से लेके आज तक ये जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो फेज है, इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर आप 47 से लेके 67 तक का एक फेज देखें तो इसको आप इंटेलेक्चुअल फेज कहते हैं। एक से एक इंटेलेक्चुअल थे, पंडित नेहरू थे, अंबेडकर साहब थे, के.एन. काटजू थे, विधान चंद्र राय थे, ये सब लोग थे। ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण फेज था जिसमें काफी इंटेलेक्चुअल्स थे। 67 से लेके अगर आप 90 तक का दशक देखें, 90 के बिल्कुल आखिर तक का दशक अगर आप देखें, 97-98 तक का दशक देखें, तो उसको मैं कहता हूं कि ये प्रोफेशनल फेज था पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल स्फेयर में। इंटेलेक्चुअल्स भी थे और कई सारे प्रोफेशनल्स उसमें आते चले गए। डॉक्टर मेडिकल फील्ड से कई लोग आते चले गए, टीचिंग फील्ड से कई लोग आते चले गए, संख्या बढ़ती चली गई। तो यहाँ तक भी सब कुछ ठीक रहा, जो डिस्कोर्स था वो ठीक रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल्स थे। 67 तक तो जो भी कैबिनेट हुआ करती थी उसके बिल्कुल 2 धड़े होते थे। कैबिनेट में एक धड़े को कहते थे कि 87-90 तक में कि ये प्रोफेशनल धड़ा है, और दूसरे को कहते थे कि ये पॉलिटिकल धड़ा है। इतना डिमार्केशन उसमें किया हुआ था एक तरीके से कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं जो पॉलिटिक्स, और उनकी इज्जत की प्रतिष्ठा होती थी। वो बोलते थे, 2 लोग सुनते थे, वो डिस्कोर्स सेट करते थे, डिस्कोर्स का स्टैंडर्ड सेट करते थे। ये दूसरा फेज था, इंटेलेक्चुअल फिर प्रोफेशनल। 90, 95, 96, 97, 98 के बाद से क्या हो गया कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का दौर जो था वो बढ़ गया। जो पॉपुलर लीडर्स थे कि बस उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है वोट करने के लिए, ऐसे लीडर्स की संख्या बढ़ती चलेगी। आप देख लीजिए उस वक्त बिहार के जो मुख्यमंत्री थे या उत्तर प्रदेश के थे, अब कई सारे, इवन साउथ में भी आप देखें एन टी रामाराव, ये सब लोग जो थे, तो ये जो था थोड़ा पहले से थे वो थे। तो ये जो तीसरा दौर था वो पॉपुलिस्ट दौर था। पॉपुलिस्ट दौर में क्या हो गया ना कि ये जो डिस्कोर्स है उसका स्टैंडर्ड काफी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि आपको जो आम जनता है, उस जनता की भाषा में आपको बात करी, उस जनता को आई मीन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि यू हैव टू प्ले टू द गैलरी। जो गैलरी में जो बैठे हुए लोग हैं उनको आपको प्ले करना है, उनको खुश करना है। तो इस तरीके से आप जो इस तरीके की जो भाषाई हो गई या जो वैसी छोटी छोटी बातें हो गई जो बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन आप लोग उससे खुश हो जाएंगे, वाह वाह करेंगे, तालियां पीटेंगे। तो ये एक दौर शुरू हो गया 90 के दशक से। लेकिन पिछले 10 वर्षों में लगभग 2012, 13, 14 के आसपास से अगर आप देखें तो ये चौथा दौर है जिसको मैं कहता हूं एंटी इंटेलेक्चुअल दौर पॉलिटिक्स का। मतलब ये ऐसा दौर है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, समाज में भी इंटेलेक्चुअल हैं या राजनीति में भी हैं, तो आपको ट्रोल किया जाएगा, है ना। आपको आपके बारे में कहा जाएगा कि आप रेनकोट पहन के नहाते हैं, है ना। अगर आप फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो अगर आप किसी विद्वान जो राजनीति में रहा है उसकी अगर आप चर्चा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तो ट्रोल किया ही जाता है, उस व्यक्ति के बारे में भी असभ्य भाषा में बात किया जाता है। मतलब बिल्कुल एंटी इंटेलेक्चुअल दौर हो गया है। ये कहा जाता है अरे ये व्यक्ति अर्थशास्त्री कहता था अपने आप को, ये कौन है, ये ऐसा करता था।
भाषा का स्तर भी और कंटेंट भी आप देखेंगे। तो ये एंटी इंटेलेक्चुअल दौर में अब हम आ चुके हैं कि इट्स नीदर एन इंटेलेक्चुअल दौर, नॉट अ प्रोफेशनल दौर, नॉट अ पॉपुलिस्ट। तो पॉपुलिस्ट तो है, अब इसमें जुड़ गया है एंटी इंटेलेक्चुअल दौर। अब आपको गाली पड़ेगी, आपको असभ्य शब्दों में आप शब्द झेलने पड़ेंगे आप अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं राजनीति में। या आप देखिए जितने भी हैं, किसी भी दल में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप उनकी अगर आप देखें तो किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनको कहा जाता है कि अच्छा ये बहुत हार्ड इकोनॉमी, हार्डली इकोनॉमिस्ट थे। किसी के बारे में कहा जाता है ये हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, है ना, मतलब तंज कसता हुआ कहा जाता है। तो यू हैव टू फेस ऑल दीज असॉल्ट्स बिकॉज यू आर एन इंटेलेक्चुअल। सो मैं कहता हूँ एंटी इंटेलेक्चुअल दौर आ गया हमारा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पॉलिटिकल इस तरीके से आप देखेंगे चारों फेज में धीमे धीमे, विशेषकर दूसरे फेज के बाद से 80 के दशक के बाद से जो फेज है वो काफी नीचे गिरना शुरू हुआ। 90 में फिर भी आप देखेंगे कि कुछ इज्जत होती थी। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बुलाया, सरकार में बिठाया उनको, इस थे। इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, आप देखें अरुण शौरी आए, ये सब इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेशनल थे, जानकार थे इन लोग। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, 10-12 वर्षों में, 14 वर्षों में आप देखेंगे कि ये जो दौर है वो बिल्कुल एंटी इंटेलेक्चुअल हो गया है। और यही कारण है, ये इशारा करता है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर है हमारे पॉलिटिकल स्फेयर में वो गिरता चला गया है। अब मैं फिर कौशिक साहब इस पर कुछ और प्रकाश डालें तो अनुभवी व्यक्ति हैं। नहीं, ये तो हुआ ही है कि व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चला भारतीय राजनीति में, तो इसके लिए तो राजनीतिक पार्टियां तो जिम्मेदार हैं ही। साथ साथ में मैं एक चीज और कहूंगी कि जो हमारी जनता है, जनता भी इसके लिए दोषी है कि उसने इस चीज में मजे लिए, बिल्कुल मजे लिए। और आज भी वो चीज चल रहा है कि एक दूसरे को लोग गालियां निकाल रहे हैं, उससे कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, और एक तरफ उस जनता खड़ी हो जाती है उसके समर्थन में, उसको कहती है कि हाँ उसने ऐसा किया तो इसने भी ऐसा किया। दूसरी तरफ फिर जनता खड़ी हो जाती है दूसरी पार्टी के समर्थन में कि हाँ उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया। तो इस चीज का विरोध तो कोई नहीं कर रहा है ना कि उसने ऐसा क्यों बोला, इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग क्यों किया। लोग कह रहे हैं उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया। ये जनता को क्या हो गया, ये भी तो सोचने वाली बात हो गई। मैं इसको कहता हूँ कि जनता, जनता अपने आप को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से आइडेंटिफाई करने लगी है। मतलब जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दैट पर्सन। मतलब कि उस व्यक्ति को कुछ भी अगर हानि होती है, कुछ भी नुकसान होता है या लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे हानि हुई, मुझे नुकसान हुआ, मुझे लाभ हुआ। इस तरीके से जो एक आइडेंटिफाई करने लगी जनता, जिसको they have fallen in love, they have fallen in blind love with a political party, either this political party or that political party। और ये बहुत ही बुरी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका नुकसान जनता। यहाँ पे 2 उदाहरण दूंगी, बिहार का ही अभी उदाहरण दूंगी। ये तो हरियाणा में भी अभी कुछ घटनाएं घटी थी इस तरह की, फिर दिल्ली में भी घटी घटनाएं, अभी बिहार में भी घटनाएं घटी कि तेजस्वी के मंच के नीचे से लोगों ने गालियां निकाली चिराग जी के लिए, लेकिन उन लोगों ने लालू यादव की बेटी को भी नहीं छोड़ा। तो ये बेटी रोटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उस पर कौशिक जी अपना कुछ प्रकाश डालें। मैं 1 सेकंड जस्ट इंटरवीन कर लूं कि मैंने जैसा पहले कहा था कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को एडुकेट करने में, है ना। और लेकिन मीडिया का जो रोल होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, राजनीतिज्ञों से सवाल पूछे, इनकन्वीनियंट क्वेश्चन पूछे, टफ क्वेश्चन पूछे, वो तो नहीं पूछती है मीडिया। इन्वेस्टिगेट करे, लोगों को एडुकेट करे, वो नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा कि चंडीगढ़ में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन में हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही स्पष्ट कह दिया कि ये कंप्लीट वायलेशन था, इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट आल्सो। बट मैं लॉ की बात यहाँ पर नहीं लाऊंगा, लॉयर हूँ तो कई बार मेरे मुंह से लॉ की बातें निकल जाती हैं। लेकिन आप उस दिन के नेक्स्ट डे की जो मीडिया थी, जो मेन स्ट्रीम अखबार हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, उनकी हेडलाइंस देखिए। अगर ये 70-80 का दौर होता, 90 का दौर होता, तो आपको खबर क्या होती, लोकतंत्र की भयानक हत्या। इट शुड हैव बीन लाइक दैट। ये हुआ होता 70, 80, 90 के दशक में, इस तरह की खबरें आई हो, इस तरह के हेडलाइंस होते हैं, है ना। लोकतंत्र का अपहरण, समथिंग लाइक दैट, अगर हिंदी की बात करें तो। लेकिन अभी जो हेडलाइंस थे, वो हेडलाइंस क्या थे? वो हेडलाइंस थे
बीजेपी crushes Congress in Chandigarh election, है ना, assault on BJP's political future, like that. I mean, इसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है. I mean, कहीं वो हेडलाइंस पढ़ के लग रहा है क्या कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई. I mean, आप इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस पर हमला हो गया, तो कहीं नहीं लग रहा है. तो जब ये उसके बाद आप देखेंगे जो जनता है वो भी देखेंगे, वो जयकारे ले रही है, वो बिल्कुल आनंद उठा रही है. हाँ, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो सूरत में ऐसा हो गया, इंदौर में ऐसा हो गया, वाह वाह, वेरी गुड, तालियां बज रही हैं. तो राजनीतिज्ञ हैं, मीडिया है, ये और सब जो लोग हैं, ये इतने हावी और प्रभावी हो गए हैं और इनका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है नीचे आ गया है, तो जनता का जो डिस्कोर्स है वो भी वैसा होता चला गया है. ऐसा है सिन्हा जी, मेरी राय थोड़ी सी भिन्न है इसमें, और राय का भिन्न होना अच्छी बात है, मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ. क्योंकि मेरी आंखों से सब कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं आपकी आंखों से बहुत कुछ देख सकता हूँ. जी, ये एक सच है. मैं फिर कह रहा हूं कि जनता मजे ले रही है, ये हमें दिखने में लगता है. जनता इस समय बेहद त्रस्त है, किसी तरह से वो अपने दिन काट रही है. आप हैरान होंगे, जो अफीम उसे खिलाई जा रही है, जिस अफीम से ये उम्मीद की जा रही थी कि इसको खाने के बाद तो कोई लोकतंत्र का नाम ही नहीं लेगा, बस सिर्फ जयकारे लगाएंगे. आप हैरान होंगे कि जो जनता कम पढ़ी लिखी है देखने में, कि जिनके इससे बहुत डिग्रियां नहीं हैं, पोशाक भी गांव वाली है, बैठकें भी उनकी गांव वाली है, ताश पीट रहे हैं, खेत में जाने के लिए भी बहुत खेती नहीं बची, बच्चों के पास रोजगार नहीं बचे. अब वो बेचारे नहीं बोल रहे हैं, और आपको या मुझे ये लग रहा है कि लोग हंस रहे हैं. लोग रोने का अंदाज बदल गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ. बहुत अच्छा. बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत. नहीं, रोने का अंदाज बदला है. जी. अच्छा, मेरे साथ दिक्कत ये है. जी सर प्रणाम. मैं आपकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ. मैं भी ये बात समझ रहा हूँ, अगर आप वोट का परसेंटेज ही देख ले 2019 का, तो हमको सबको समझ में आ जाएगा कि 50% से अधिक, 60% से अधिक जनता किधर थी, किसके पक्ष में नहीं थी. जी. आई फुली अंडरस्टैंड. मैं सिंपली यही कह रहा हूँ कि जो तबका, छोटा सा ही तबका समाज का, अगर आप पूरा परसेंटेज देख लें, छोटा ही तबका है जो दिख रहा है कि इस तरीके की असभ्य भाषा या जिसका स्टैंडर्ड गिर गया में वो डिस्कोर्स में बात कर रहा है, ये तबका भी आज से 10 साल पहले नहीं था. मेरा ये कहना है, अगर 10 लोग भी हैं, 15 लोग भी हैं जो इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करें, तो ये 10-15 लोग भी इस संख्या में नहीं थे जो इस खराब स्तर की बातें किया करते थे. ये संख्या कम थी 14 के पहले, ये बढ़ गई है. मेरा ये कहना है. मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि अधिकांश जनता जो है वो त्रस्त है. सिन्हा जी, बौद्धिक लोग सहमत होने के लिए नहीं बैठते कभी, और बैठना भी नहीं चाहिए. हम अपनी विचारधारा, अपनी राय, जो हम जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उसको साझा कर रहे हैं. जब आप बोल रहे हैं तब भी मैं ही बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तब भी आप ही बोल रहे हैं. हम जनप्रतिनिधि हैं कहीं न कहीं. मैंने ये देखा, जो अब दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है. अरे भाई, एक चीज की हत्या कितनी बार होगी मुझे बताइए. आपका लोकतंत्र आज नहीं मर रहा है. आपका लोकतंत्र जब इमरजेंसी लगी थी तब भी इसकी हत्या हुई थी, और इतनी निर्मम हुई थी, लेकिन उसमें इतनी दीर्घावधि नहीं थी. अब तो हम पिछले 10 बरस से देख रहे हैं. मैं तो सीधे लिख रहा हूँ, सीधे बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि लोकतंत्र जिसे कहते हैं उसमें से लोक गायब हो गया, तंत्र बचा हुआ है. और जो तांत्रिक हैं वही राजनीतिज्ञ भी हैं, और वही मंत्र फूंक रहे हैं जनता के कानों में. एक खुशी की बात यह है कि जनता अब उनको अपने कान गिरवी रखने को तैयार नहीं है, ऐसी स्मेल आने लगी है. अब वो लग रहा है कि सुन रही है, पर वो नहीं सुन रही है, वो ऊब चुकी है. और ये लोकतंत्र में पुनः प्राणों की स्थापना का समय मैं इसे मान रहा हूं. मैं पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा का आदमी नहीं हूं.
जन को जाकर के, जन के बीच में जाकर के, मेरे 20 दिन जनता के बीच में गुजरते हैं। शहर छोड़ देता हूँ, गांवों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उसने पढ़ता हूँ। जितनी हठ धर्मिता पहले थी, जिस तरह की अंधी पक्षधरता आज से 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी, उसमें बदलाव आ रहा है। स्त्रियों की जितनी इन्वॉल्वमेंट आज है, उतनी 5 साल पहले उस तरह से नहीं थी कि नो एंड यस, सही और गलत वो सोच भी रहे हैं। बच्चा बच्चा सोच रहा है। हैरानी की और खुशी की बात ये है कि अब लोग बौद्धिक होते जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल चाहे वो ना हो, लेकिन बौद्धिक होते जा रहे हैं, और यहीं से आशा की किरण निकल के सामने आ रही है। जनता उतनी अभद्र नहीं है अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन में, आप हैरान होंगे। उनको आधा घंटा पौना घंटा लोग ताश पीट रहे, मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। राजनीति की चर्चा होती है, लेकिन गाली गलौच नहीं होती। दोनों तीनों चारों आदमी अलग अलग विचार के लोग हैं, लेकिन वे जिस भाषा में ऊपर बैठे लोग बात कर रहे हैं, अभद्रतम, वे विनम्रतम भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ नदी सूख रही है और हमारे कुओं में पानी है। तो सर आ गए हैं, यह खुशी की बात है। और मेरी आईसाइट वीक है, तो सर जरा परिचय करा बेटा। बहुत आपका। और हमारे बीच दीपक कोचरवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पिछले 4 दिन से इनकी पत्रकारिता सब लोगों ने देखी है। और ये सहारा न्यूज में ब्यूरो चीफ रहे हैं, समाचार दैनिक आज के चीफ रिपोर्टर, समकालीन तापमान के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रभात खबर के लिए बिहार झारखंड में मैं बोल रहा हूँ। मैं इंदु के पिताजी लक्ष्मीकांत मिश्रा जी के साथ बड़ी करीबी रही हम लोगों की। पत्रकारिता मैंने की, और जहाँ तक मेरी क्षमता थी कि अब आप लोग के पास बैठा हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, और लिखना पढ़ना जारी रहता है, बोलना जारी। आपसे है कि आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, बल्कि यूँ कहा जाए खूब आपने इसको जम के बोला भी है। आज भी आपके कई डिबेट्स थे, आपने वहाँ भी बिहार की राजनीति पे। तो जो गिरता स्तर है राजनीति का, तो ये आरोप हमेशा लगता रहता है कि बिहार में कुछ ज़्यादा लोग अपनी राजनीति स्तर को गिरा देते हैं। तो आप ये कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, आपने जो कहा कि मैंने राजनीति देखी है, राजनीति वर्षों से लोग देखते आ रहे हैं। हमारे ख्याल से हमसे बड़े जो लोग हैं, हमसे और बड़े लोग होंगे जिनकी आयु हमसे बहुत होगी, बिहार की राजनीति को करीब से देखा, और बिहार की राजनीति को उलटते पुलटते, संभलते बिगड़ते सब देखा। बिहार को पटरी से बाहर जाते देखा, बिहार को पटरी पे आते देखा। ये सब देखा है लोगों ने, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखा। हाँ, मैं जिस समय से देख रहा हूँ उस समय की बात, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, एक उद्योग का केंद्र बना और एक एम्प्लॉयमेंट का केंद्र बनता गया। और वो एम्प्लॉयमेंट, आपने वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जिसके लिए हमने पढ़ाई की थी। हमारी इच्छा को आपने जगाया, हमारी इच्छा को गलत दिशा में जगाया कि तुम भी आगे आओ, तुम भी एमएलए बन जाओगे, तुम भी एमपी बन जाओगे। देखो फलाने क्रिमिनल भी एमपी बन गए, फलाने ये भी बन गए। तो युवा शक्ति जो थी 77 के बाद, युवा शक्ति का जो खून था उसको आपने ठंडा कर दिया और अपनी मनमानी करते रहे। चाहे जो भी सरकार हो, जो भी नेता हो, अपने मनमानी तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार, कोई 18 साल तक लगातार, कोई 5 साल तक लगातार वैकेंसी नहीं है। और लड़कों को जिससे कहा कि अभी उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि उदास होते हैं, मैं भूल गया, बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने कहा था कि आज का युवा भटक गया इन गलत राजनीति में। आज मैं देखता हूं
कि लड़के जो पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं जो करियर के बारे में सोचते हैं, जो नॉर्मल पढ़ाई भी, जैसे हमारे पिता को अगर नॉर्मल पढ़ाने की क्षमता होगी तो वो मुझे नॉर्मल पढ़ाएंगे, किसी के पिता को आगे पढ़ाने की क्षमता होगी तो वो आगे पढ़ाएंगे। तो जिनको आपने आगे पढ़ाया वो अपने अपने मुकाम पर आए। बिहार में जो राजनीति हुई, आप एयरपोर्ट पर कोई नेता जब आता है तो हजारों की संख्या में वही नौजवान होता है जिसको नौकरी नहीं होती है, जिसको एंगेजमेंट नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, वो झंडा लेके जिंदाबाद और मुर्दाबाद करता है और उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है। बस एक दिन का असाइनमेंट हो गया मेरा। कोई नेता ने उनके रोजगार के लिए ना कोई उद्योग हुआ बिहार में, ना कोई ऐसी रोजगार की स्थितियां बनी। कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जो बिहार से नया राज्य है, पुराना नहीं है, तमिलनाडु में रहा वो राज्य। आज कर्नाटका में, बेंगलोर में और सभी जगहों पर जाकर देखिए, बाहरी लड़कों और लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। आपने इधर दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग भी शिक्षक हुए और फलाने भी शिक्षक हुए, आपके यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहां लड़का हुक करे, जहां लड़का वहां बैठ जाए और लड़का उस लड़के की दिशा वही हो, वो दिशा एयरपोर्ट पर नेताओं के बीच नहीं हो। राजनीति कैसे बदले? बिहार का विकास, बहुत लोग बोलते हैं, बिहार का विकास जो होना चाहिए था वो 80 के दशक से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, वैसे लिख तो रहा था 77-78 से, मगर 80 के दशक से मैंने इसको अपना पेशा बनाया था। कभी मैंने नहीं देखा, आपने देखा बोकारो स्टील प्लांट रशियन कोलैबोरेशन से कांग्रेस के समय बना। मैं कांग्रेस की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ और ना मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। टिस्को देखा आपने, टेल्को देखा आपने, ट्यूब कंपनी देखा आपने, ऊषा मार्टिन देखा, ये सब जो उद्योग थे उसमें हमारे नौजवानों को, बाहरी नौजवानों को नौकरियां मिलती। उसके बाद आप आ जाइए, आपका उद्योग कौन सा ऐसा चीज खुला उद्योग का? एक इथेनॉल की कंपनी, इथेनॉल की अगर फैक्ट्री खुल जाती है तो उसमें आप उसे इशू बनाते हैं और उसको आप मैनिफेस्टो में लिखते हो तो मैंने इथेनॉल का ये किया और वैसे किया। तो ये इथेनॉल के से हमारी पेट नहीं भरने वाला है हमारे बच्चों का। आप माहौल नहीं बनाया, आपने पढ़ाई का माहौल नहीं बनाया। आपके लोग कोटा में पढ़ने गए, आपके लोग दिल्ली में पढ़ने गए। ये पहले से भी जारी था, ऐसा नहीं था कि अभी ये जारी हुआ, ये शुरू से जारी था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। संख्या नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह हमारा बढ़ रहा था और जितने बच्चे थे तो वो उस स्कूल में एकोमोडेट नहीं, तो किसी को दिल्ली पढ़ाया। आप देखिए माताएं कोविड काल में, कोविड के समय जिनके बच्चे कोटा में थे उनकी माताएं वहां जा जाकर उन बच्चों को किस तरह से संभाली। क्यों भाई? हमारे यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है? आप कैसे विकास की बात करते हैं? कौन सी विकास की बात करते हैं? आप तो कोई विकास नहीं है ये। हम लोगों ने भी लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, कभी परिचर्चाएं भी हुई बड़े बड़े संस्थानों में, चाहे एनसीएन इंस्टीट्यूट हो, मगर तस्वीर नहीं बदली। आज आप कहते हैं कि हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। आपको देख मुझे तो लगता है कि शर्म आनी चाहिए कि हमारे लाखों मजदूर दूसरे के राज्य का पैसा खाकर जीवन यापन कर रहे हैं और वो पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या विकास है? आप क्या आपकी समझ है वहां पर? तो ये जो आपने देखा पॉलिटिकल लाइन को आप समझिए, पॉलिटिकल टूल बनाया गया। आज आप देख लीजिए, हम अगर मिनिस्टर है, मेरा बेटा ही एमएलए बनेगा, मेरी बेटी ही एमएलए बनेगी, मेरे ये एमपी बनेंगे, मेरे वो, आपने तमाम देख लीजिए कि रोजगार का एक पुश्तैनी अधिकार इन नेताओं ने ले लिया और एक दूसरे पर छींटाकशी करते कि भैया वो परिवारवाद, वो वंशवाद, हमाम में सारे नंगे हैं। वो अपने लोग को देख रहे हैं तो फिर आपके बच्चे को क्यों देखेंगे भाई? आपका बच्चा तो उनको झंडा उठाने के लिए काफी है, वो झंडा उठाने के लिए आपको रखेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी पर अब ना जाना चाहिए। देखिए मन बदल रहा है, ऐसा नहीं है। अब लोग जैसे अब कहा
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोक हट गया तंत्र है। तो अब लोकतंत्र में जो आस्था है लोगों की, ठीक है, लोग समझ रहे हैं, अब लोग जान रहे हैं कि भाई हमको यही आदमी ठीक करेगा, हमको ये आदमी ठीक करेगा। ठीक कोई नहीं करेगा आपको, ठीक आपको अपने होना होगा। इसलिए होना होगा आपके खून को, अपने खून को पॉजिटिव डायरेक्शन में गर्म रखना पड़ेगा। 77 की तरह आपने, ठीक है, मैं 77 के आंदोलन को एक अच्छा आंदोलन जो मानता हूँ, मगर भटक गए बहुत लोग इधर से इधर हो गए 77 के आंदोलन में, और बहुत को कैरियर भी खराब हुआ। बहुत कौन नेता बने तो आप देख लीजिए सारे, रामविलास पासवान तो उनके बेटे चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव तो उनके बेटे तेजस्वी यादव, फलाने के बेटे उनके बेटे। तो ये जो तरीका बना, तो सैचुरेटेड पॉइंट पर जब कोई चीज जब खत्म होने लगता है, जब नए आयाम आने वाले होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। तो अब ये भारत में सैचुरेटेड पॉइंट की स्थिति में है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से व्यक्ति बयान दे रहा है, कितनी हरकत, कितनी गंदी हरकत पे जाके एक ऐसे उच्च श्रेणी के लोग बयान दे रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और मैं इसमें एक आदमी को दोष नहीं देता हूँ, व्यवस्था, देखिए व्यवस्था बदलनी चाहिए। अंग्रेज आए तो अंग्रेज में नारा क्या दिया था महात्मा गांधी ने, अंग्रेज बचाओ, भगाओ, देश बचाओ। ठीक है, अंग्रेज को भगाइए, देश को बचाइए। उन्होंने व्यवस्था बदलने की बात नहीं की, व्यवस्था वही आ गई। फिर वो व्यवस्था चली उसी हिसाब से। आपने देखा कि आपके विधानसभा में जब सत्र आता है तो व्यवस्था करीबन अंग्रेजों की ही रहती है। अध्यक्ष कैसे आते हैं और अध्यक्ष कैसे बैठती है, सारी व्यवस्था होती है। दूसरा आंदोलन 77 में हुआ, जयप्रकाश नारायण का, उसमें कहा इंदिरा भगाओ, तो इंदिरा भाग गई, व्यवस्था वही हो गई। उस व्यवस्था को आपने बदला नहीं, जो आए हैं व्यवस्था को आपने नहीं बदला है। तो जब व्यवस्था आप नहीं बदलेंगे तो फिर आप वहीं पे खड़े रह जाएंगे। इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया, वो पूरी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स में। आपने देखा कितना जोड़ होता है लोगों को कास्ट सेंसस में, कितना जोड़ होता है चुनाव में कि मुझे यहाँ पे कुछ वहाँ है तो मुझे वहाँ राजपूत है तो वहाँ मुझे वो है। ये इससे सिस्टम बदलनी चाहिए कि हम चुनाव का जो की प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव लाएं। तो बहुत सारी चीजें देखी मैंने, बहुत मुख्यमंत्रियों को देखा। आप लोग के इतिहास से मैंने जगन्नाथ मिश्रा को देखा बिहार में, मैंने चंद्रशेखर सिंह को देखा बिहार में, मैंने भगवत झा आजाद को, मैंने लालू प्रसाद यादव को, बिंदेश्वरी दुबे को, इक्का दुक्का जो थे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि 2-3 मुख्यमंत्री का विजन था। विजन था, एक तो था चंद्रशेखर सिंह का विजन था, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत कड़क थे। दूसरा भगवत झा आजाद का भी एक अच्छा विजन था। नीतीश कुमार का भी बहुत अच्छा विजन था। नीतीश कुमार जो लगातार 18 साल रह गए, जो इधर उनकी स्थितियां बदली, वो उनको कहीं दूसरे जगह ले गई। तो कुछ मुख्यमंत्री भी अच्छे थे और करना चाहते थे। तो इस तरह से पॉलिटिक्स में है कि कोलिजन की गवर्नमेंट होती थी तो भाई उनको मनाना है, चुप रह जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी चीजें हुई। और सबसे खराब जो असर हुआ कि क्रिमिनल जो हुए, वो उन्होंने क्राइम किया, कोर्ट में ट्रायल चलता रहा, वो एमपी हो गए, और एमपी होके वो उन्होंने अपनी जिंदगी, एमएलए हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा यानी मजबूत किया। तो नौजवान कहा कि क्रिमिनल होके होता है, चलो क्रिमिनल भी हो जाए, हम लोग भी हो जाएंगे। ये जो हवा बही, तो ये चीजें पॉलिटिक्स में कहाँ कुछ हुआ। बिहार में भले लोग कह दें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ, थोड़ी सड़कें बन गई, बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई, इंडस्ट्री आप नहीं ला पाए। आपने इंडस्ट्री कुछ नहीं लाया बिहार में। इथेनॉल पर इतना जोर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर तक बोल गए कि बिहार में इथेनॉल का मैंने ये करवाया, चाहे वो शाहनवाज हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। कोई बड़ी फैक्ट्री आपने रशियन कोलैबोरेशन की तरह बोकारो स्टील प्लांट बनाया, मेकन बनाया,
टाटा स्टील बनाया, टेल्को बनाया, टिस्को बनाया, ट्यूब कंपनी बनाया, टीन प्लेट बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जनता बाहरी स्टेट पर अब डिपेंड है। आप, मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरे बच्चे बाहर काम करते हैं, वो पता है आपका बेटा कहाँ है, तो मेरा बेटा वहाँ, आपका बेटा कहाँ है, मेरा बेटा वहाँ। आपके बिहार में कहाँ कुछ ऐसी ओपनिंग कि कहा कि मेरा बेटा, तो सिर्फ सरकारी नौकरी, और वो सरकारी नौकरी सरकार कैसे देगी? कितनी गलत पॉलिसी है, मैं बुरा नहीं मान सकता। आप अपना रिटायरमेंट एज आप लगातार बढ़ाते जाते हैं। प्रोफेसर का 67 कर लिया, किसी का 60 कर लिया, और आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हो। अगर 60 है, नहीं भाई 58 है, मैंने 58 में रिटायर किया, आपको पेंशन दे रहा हूँ। 58 के बाद दूसरी ओपनिंग होगी तो वो नए नए लड़के आएंगे, तो नए लड़के वंचित हो जा रहे हैं वहाँ। इस तरह की व्यवस्था है। तो आपने एक अच्छी परिचर्चा की, मेरे पास जितना था मैंने बोलने की कोशिश की। आप लोगों को अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ, आप बताइए कि मैंने कहाँ पर सही कहा या नहीं गलत कहा, वो भी आप बताइए। आप पैनलिस्ट हैं, आप बिल्कुल सही कहा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में है कि कुछ चीजें बनाई गई, उससे लोगों को उसमें जॉब मिले, लोग आगे बढ़े। और आज जो चीज जहाँ है गरीबी है, उससे कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन लोग विकास का कर रहे हैं। तो ये अब मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप दोनों से जानना चाहूंगी कि कैसे हम अपने आप को संभाले और कैसे इन चीजों से निकलना कैसे हो पाएगा। मैं चाहूंगी कि आपको छोटी छोटी पहले किन से ले रहे हो भी तो बताओ भाई हिंदू, मुझे कहना है। अच्छा, एक तो दिखने में हम अलग तीन लग रहे हैं, हम तीन अलग नहीं हैं। सिन्हा जी भी और दीपक जी भी, त्रिलोक कौशिक भी एक बिंदु पर शुरू होकर के अपने सफर को पूरा एक गोल दायरा ही बना रहे हैं, उसमें आप भी आते हैं। संवारने का दायित्व मनुष्य जब तक खुद पर नहीं लेगा कि मैंने भी कुछ अच्छा करना है शाम तक, और मैंने भी गलत के खिलाफ मुंह खोलना है। दो बातें हैं खास जरूरी। गलत को अनदेखा करके छोड़ने की रीति हमने बड़ी अच्छी तरह समझदारी से अपना ली, तो गंदगी बढ़ती चली गई। अगर हम बोलते जाकर टोकते तो चीजें इतनी बदसूरत नहीं होती। एक दूसरे, मेरे घर में रोटी गलत तरीके से कमाई जा रही है और धन भी बढ़ रहा है, पर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पड़ोसी के यहाँ कुछ हो रहा है तो मेरी उंगली वहीं पर जाकर के टिक रही है कि यार वहां बहुत भ्रष्टाचार है। भैया वहां का तो चलो उसके माता पिता संभालेंगे या उसके घर वाले भी संभाल सकते हैं, लेकिन तुम जो रोटी खा रहे हो अपनी रोटी पर तो ध्यान दे लो। विकास कभी भी इतना स्पीड से और एक ही दिशा में कभी नहीं हुआ आज तक, चाहे शासन किसी का रहा हो, कि 5 वर्ष में ऐसे लगे कि दुनिया बदल गई। आज भी कुछ न कुछ किसी कोने में अच्छा हो रहा है। मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, तमाम विरोधी बयानों के बावजूद लिखित में या मौखिक रूप से मैं भी देता हूँ, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं अच्छे पेड़ भी उगाए जा रहे हैं। पर हम क्या कभी बाल्टी उठाकर उन अच्छे पेड़ों को पानी देने गए, या हम केवल बहस का हिस्सा होने के लिए? केवल बहस का हिस्सा नहीं होना है। जहां हमें सींचना है किसी पौधे को, हमने जहाँ खाद डालनी है, अगर हम उस दिशा में, हम माने हमारा समाज अगर बढ़ता है तो चीजें बदलेंगी। राजनीति में कोई सिरमौर हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई और हो, इन लोगों का अपना रोजगार है। उस रोजगार में हर दल में भले लोग भी हैं, कमजोर लोग भी हैं, महाबीमार लोग भी हैं। कहाँ ज्यादा बीमार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं कह रहा हूं वर्तमान के बारे में, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जनता ने अपना दायित्व नहीं लिया, ये दुख की बात है। हमने अपने पड़ोस में बैठे, अपने घर में बैठे चोर को नहीं पकड़ा, अपने भीतर बैठे चोर को नहीं पकड़ा, और हम बस उंगली उठाने में मशगूल रहे। सारी बीमारी यहाँ है। चलो, क्योंकि समय कम है और मेरे दो मित्र दीपक सर और सिन्हा जी हैं, और आप भी हैं, आगे बढ़ाई बात। अनुरोध
रास्ता कैसे निकलेगा और कैसे हमारी बातें सब तक पहुँचेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के सामने कि हमारी बातें सब तक कैसे पहुँचे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहुँचाने से रही, तो वो नहीं पहुंचा। हम कुछ लोग जो आपस में बैठ के बातें करते हैं वो आम जनता तक कैसे पहुँचेगी। मैं सिन्हा जी से अनुरोध कर रही हूँ। जी, मैं फिर से जो आपका कोर सब्जेक्ट का जो टॉपिक है कि राजनीतिक विमर्श का गिरता स्तर, मैं उस पर ही अपने आप को स्टिक करूँगा कि जो भाषाई स्तर है और उसका जो स्तर गिरता चला जा रहा है, और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो एक जो लाइज, झूठ बोलना, हाफ ट्रुथ्स, अनट्रुथ्स को बोल देना, फैक्चुअली इनकरेक्ट बातों को बोलना पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, ये जो हम मतलब समझते हैं जो राजनीतिक विमर्श का, तो इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं, आप ये पूछ रही हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका कारण क्या है कि ये चीज़ें क्यों आ गई इस तरीके से। जैसा मैंने पिछले बताया कि वर्षों से 47 के बाद से चीज़ें कैसे गिरती चली गई हैं, जो पॉलिटिकल डिस्कशन डिस्कोर्स का जो स्टैंडर्ड है वो। तो देखिए, एक बड़ी सी बात है कि किसी वैसे देश में जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा, मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरेसी चलिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन लिटरेसी एजुकेशन अलग होता है, आपके समझ पढ़ाई लिखाई का दायरा जो है वो अलग होता है, वो मैच्योरिटी अलग होती है। और हमारा जो लोकतंत्र है बहुत एक तरीके से नया लोकतंत्र है। 70 साल जो है, 70 साल वो बहुत लंबा नहीं होता है जैसे अमेरिका का बहुत लंबा लोकतंत्र है। तो परिपक्व होने में समाज को इस तरीके से जो उनका समझ का, एजुकेशन का दायरा गहरा होने में और वाइड होने में समय लगता है। तो ऐसे देश में एक बड़ी सी विचित्र बात है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी के लोगों का पार्टिसिपेशन जब बढ़ता है, तो ऐसे सोसाइटी होती है कि डिस्कोर्स को नीचे होते चले जाते हैं। समाज में अगर उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं, जो एजुकेशन की गहराई है, जो उसका ब्रेड्थ है, वो बहुत बड़ा होगा। जब ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे वो दायरा इंटेलेक्चुअल डेप्थ कम हो जाता हो, लेकिन अच्छी बात है डेमोक्रेसी की। मैं एक विशेष एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्कोर्स है उस पर असर पड़ता है। अब अगर आप देखिए कि अगर आज की तारीख में एक राजनीतिक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो आम मंच पे सरासर एक कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बोल सकता है, जानता है कि कोई व्यक्ति अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में अभी एक असत्य बात कह रहा हूँ, भाषाई जो स्तर गिर गया है, जो गाली गलौज की बात हुई वो अलग है, हो ही रही है, लेकिन इतना असत्य बात वो हिम्मत से कह देता है, तो इसका मतलब है उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये जनता उसके तह में नहीं जाने वाली है, ये जनता उसको नहीं देखने वाली बिल्कुल। और अगर जो कुछ जनता इसको देखने वाली है तो वो बिल्कुल एक ब्लाइंड वे में उसको सपोर्ट कर रही है, जिसको कबीलाई इंस्टिंक्ट कहते हैं। यहाँ पे कबीला को मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी का ट्राइबल इंस्टिंक्ट कि हमारा है तो हमको इसको सपोर्ट करना है, चाहे हत्या भी करते हो हमको इसको सपोर्ट करना है। तो ये कारण है कि वो समझ रहा है कि जनता हमको रिएक्ट नहीं करेगी इससे, और उसको इसके मतलब उसको ये खौफ नहीं है कि वो चुनाव हार जाएगा, उसको पूरा विश्वास है। आगे क्या होगा इस विशेष चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक कारण है कि ऐसे समय में जब पार्टिसिपेशन समाज की इस स्तर पर जब होता है, इंटेलेक्चुअल के जो फील्ड होते हैं, तो ऐसे स्तर पे जब समाज होता है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया, मतलब पार्टिसिपेशन तो होता ही है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होती। चुनाव नॉर्थ कोरिया में भी होता है, रशिया में भी होता है। तो पार्टिसिपेशन का अर्थ हुआ कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। टेक्नोलॉजी जो ऐसी आ गई आज की तारीख में कि अब जनता है वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म डिस्कशन करती है, तो मैं इस पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि जो पॉपुलैरिटी है बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है। हमने बोल दिया तो हमको पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसका कारण ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है
डोंट हैव द रियल टीथ, उसको अगर आप वायलेट भी कर देते हैं तो वायलेशंस नहीं है। तो ये इसलिए वो ये अकाउंटेबिलिटी जो आप बनती है ज्यादा। कानून है हमारे पास, सेक्शन है, बहुत सारे कानून है कि अगर आप इस तरीके से डिस्कोर्स करते हैं खुलेआम प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे अगर आप असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, इनकरेक्ट बात बोलते हैं, तो कानून है कि आपको पुलिस जो है इसके लिए रोक सकती है। 1998-90 के दशक में भाजपा को सिर्फ किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक दिया गया था, 6 साल के लिए वो वोट भी नहीं डाल सकते। तो ये भी एक दौर था। तो कहने का मतलब कि जुडिशरी या जो कानून है उसमें प्रावधान है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अब उस तरीके से नहीं होता है। अब अगर आप 2000 के जो पहला दशक था उसमें देखेंगे तो उसमें सरकार यूपीए की थी, लेकिन सलमान खुर्शीद उस वक्त कानून मंत्री थे, पर फिर भी जो चुनाव आयोग है उनको रोक दिया था, उनको प्रचार प्रसार पे उनके बैन लग गया था जब तो उन्होंने थी। तो अकाउंटेबिलिटी का नहीं होना, जो लॉ है तो उनका तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होना, सोसाइटी में जो एक परिपक्वता होनी चाहिए है हो रही है, विशेष एक एंगल से मैं देख रहा हूँ, तो वो परिपक्वता का नहीं होना, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया उसका गलत इस्तेमाल है, और पार्टिजन पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा हो जाना, किसी भी हम को जीत जाना है इलेक्शन। इसके लिए हमको लगता है कि मैं इस असभ्य भाषा का प्रयोग ये झूठ बोल दूं तो शायद वोट मिल जाएंगे। एक जमाने में ये नहीं था, एक जमाने में मोरालिटी हुआ करती थी, तो उसका हट जाना, ये सारे जो है ये कारण है कि जो विचार जो होता है राजनीति का उसका उसकी भाषाई स्तर पर जाना और असत्य, हाफ ट्रूथ्स इनका जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बढ़ जाना, ये कारण है। इन कारणों के परिप्रेक्ष्य में देखिए है क्या उपाय है, तो सबसे देखिए ये सब जो चीजें हैं ये बिल्कुल कानून बना समाप्त नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में था कई वर्षों तक, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे अभी याद है कि 2 बजे भी अगर मैं कभी कार ड्राइव करता था तो मेरे देखा कि जब लाल बत्ती सिग्नल रेड हो गया था, रात के 2 बज रहे थे, मेरे बगल में एक कार थी, वो एक गोरा व्यक्ति था, वो ऐसा चौराहा था जहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन रेड लाइट होने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी कार रोक दी और बाद में फिर जब ग्रीन हुआ तो वो आगे जाकर उसने यू टर्न ली और फिर आगे जाकर किसी कैफे में मैडम ने कुछ ऐसी बात की, उसने बताया कि मुझे आज एक फ्लाइट पकड़नी, मेरी फ्लाइट छूट गई। तो रेड सिग्नल पे मैं गया, रेड लाइट थी सिग्नल पे, तो मैं फिर जा नहीं पाया, मुझे लगा कि अब मुझे फ्लाइट नहीं मिल पाएगी, मिस हो गई मेरी फ्लाइट, तो मैं वापस हो गया। तो आप सोचिए कि रात 2 बजे जहाँ पे ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस है ना कोई कैमरा है, फिर भी वहाँ पे सिग्नल होने पर 2 व्यक्ति अपने सिग्नल को जंप नहीं किया। तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो इनकलकेट होता है समाज में, वो सिर्फ कानून से नहीं करते, कानून के साथ साथ आपको एक जो मोरालिटी होती है समाज में वो धीरे बढ़ानी होती है, वो आपको बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ानी होती है। तो एक उदाहरण दूंगा अगर समय है कि जैसे एक सर्वे किया गया था न्यूजीलैंड में और कई सारे देशों थे, बीच में एक सर्वे हुआ, सबको बिठाकर सर्वे किया गया। एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर आप कार से जा रहे हैं और आपके साथ आपका एक मित्र, आप बैठे हुए हैं कार में और आपके बगल में ड्राइव कर रहा है, वो आपका मित्र है, गहरा मित्र है या आपके संबंधी है, आप ये देख रहे हैं कि जो स्पीड लिमिट है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद कहीं पर स्पीड से चल जाता है कि आपको रोक लेती है, आपकी कार को रोक लेती है। तो जो ड्राइव कर रहा है, जो आपका मित्र है, वो कहता है कि मैं तो स्पीड लिमिट के अंदर था, जब तो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर चुका था और नहीं जानते। फिर पुलिस आपसे पूछती है कि आपके मित्र जो कार ड्राइव कर रहे हैं स्पीड लिमिट क्रॉस किया था, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसमें लगभग 90% यूरोपियंस ने, अमेरिकन्स ने, मैं तारीफ किसी की नहीं कर रहा हूँ कि वो भगवान है, एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, लगभग 90% के आसपास यूरोपियंस का जवाब था, जो अमेरिकन्स का जवाब था, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जवाब था कि बता देने कि ये लिमिट क्रॉस कर गया था। लेकिन जो एशियन हैं, जो भारतीय थे, जो पाकिस्तान के लोग थे, उसमें से 92% लोगों का ये कहना था कि हम बोल देंगे कि ये लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा था,
मेरा दोस्त है ना। तो ये कहने का मतलब है कि हम अभी जिस ये समाज में जो एक मोरल जो एक थॉट है, जो मोरल एक डायनामिक्स है, जो मोरल स्टैंडर्ड है, वो बढ़ाना होगा। कानून बनाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जमाने से हमारे पिनल कोड में अगर आप एनिमिटी बढ़ाते हैं, गलत भाषा सब कुछ है, बट तो ये मोरल स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। ये सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए सिविल सोसाइटीज है, उनको आगे आना होगा। आपका जो मंच है, इस तरीके के मंच है, उनको आगे आना होगा, समाज में जाना होगा। वो धीरे धीरे प्रक्रिया करनी होगी। और जो दूसरा है वो ये है कि सिविल सोसाइटी के प्रेशर से ही जो कानून है, इस तरीके के जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसको भी मतलब इम्प्लीमेंट हो, देखना होगा, ये प्रेशर करना होगा। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो भी है वो सिविल सोसाइटी से ही ज्यादा है, जो ग्रुप से ज्यादा है। आज के हालात में सरकारों से या राजनीतिक दलों से कि इस दिशा में बदलाव लाने तो प्रभावशाली कदम को उठाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर और चर्चा रही। फिर हम लोग अगले अच्छे विषय को लेकर कुछ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार कौशिक साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार सर, नमस्कार दीपक सर, नमस्कार इंदु जी। आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि ठीक है, आप अपने अंदर भी देखना चाहिए, बहुत सही बात कहा, और हम इसका विरोध भी करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर ये सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। आज के दिन में मैंने ये कहा कि विकास का पैमाना सिर्फ सड़क बनाना ये नहीं होता। विकास का पैमाना बहुत कुछ होता है। शिक्षा में हमारी दिशा नहीं बदली, हमारी स्टेट बदल रही है। ऐसे नहीं, हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, बाहर में IAS IPS होकर निकलते हैं, साइंटिस्ट होकर निकलते हैं। सरकार ने, किसी सरकार ने, मैं इसी सरकार को दोष नहीं दे रहा,